अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने इसका कंप्लीट कर लिया था यूनिट 7, इंजाइम्स। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका जो बेसिक चैप्टर है इंट्रोडक्शन का। इसमें हम देखेंगे जो हमारे मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और इनका क्या क्या मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इन सब का स्ट्रक्चर। जैसे कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इसका हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हम देखेंगे सारी डिटेल में। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स, ये हम देखेंगे। उसके बाद है आगे प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बेसिक पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम तीनों मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, ये तीनों बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद हम तीनों को डिटेल में इनका मेटाबॉलिज्म जो है, इनमें जो जो साइकिल्स आते हैं, जो स्टेप्स आते हैं, वो सारे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है ना, पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बाद आगे फर्दर यूनिट्स में इनके मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे कि पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा एक मैक्रोमोलीक्यूल का, साथ ही हम उसका कर लेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ताकि आपका जो है ना दोनों उसको लिंक करके हम पढ़ सकें और आपको आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हम करेंगे नेक्स्ट लिपिड्स के बारे में इसका इंट्रोडक्शन, और साथ में इसी का मेटाबॉलिज्म कर लेंगे। और फिर रह जाएगा हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन करने के बाद साथ ही इसका मेटाबॉलिज्म कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक सीक्वेंस के साथ मैं आपको ये सारा कवर करवा दूंगी। आज हम ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके कंटेंट में देखें तो इसमें से 5 एमसीक्यूज आने हैं और एक एससीक्यू आना है इसमें से। ठीक है, जो भी तीनों का इंट्रोडक्शन होगा, अब वो या तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स में से दे सकते हैं, या लिपिड्स के इंट्रो में से कुछ दे सकते हैं, या प्रोटीन्स के इंट्रो में से भी कुछ दे सकते हैं क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, तो इसको हम करते हैं डिटेल में आज स्टार्ट। ये मैंने आपको बताया था, इसकी जो दो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, एक फाइक अहमद की बुक है और एक गुरप्रीत कौर की है। ठीक है, तो दोनों का मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है। जो जो दोनों बुक से करना होगा, जो टॉपिक ज़्यादा अच्छा दिया होगा किस बुक से, तो आपने वहीं से ही करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म। गुरप्रीत की बुक से आपका चैप्टर नंबर 4 होगा। सबसे पहले हम करते हैं डिफाइन इसको। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कि आप पहले ही पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वर्ड्स याद रखनी है। पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन, अब इसमें दो वर्ड्स हैं, हाइड्रो और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें आपको मल्टीपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। उसके बाद इसमें होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप्स और कीटोन्स ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, या तो ये होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, या फिर ऐसी सब्सटेंसेस कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे हम तो ये हमें सेम इसी टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यही रिलीज होंगे जब इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसका जो इंपेरिकल फार्मूला है, सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स का, CH2ON। ठीक है, एन क्या है, नंबर्स होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। मोस्टली जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तीन जो कंपाउंड्स है वो उनकी मैक्सिमम रेशो होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। और कुछ के अंदर जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इसकी होगी डेफिनेशन। उसके बाद हम देखें तो कंपोजिशन, ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो अबंडेंट फॉर्म में होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, इनकी रेशो क्या होती है, 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इस रेशो में ये प्रेजेंट होंगे। और ये हमने इसको डिफाइन पहले कर लिया कि ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी जो क्लासिफिकेशन है आपने इसी तरह इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद करनी है। इसकी बेसिक 3 क्लासेस हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ये इसकी 3 मेजर क्लासेस हैं। आगे इनकी फर्दर सब कैटेगरीज हैं इनकी एटम्स के लिहाज से कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है कार्बन के। जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड से। ठीक है, मोनो मीन 1, मतलब इसमें 1 कार्बोहाइड्रेट का यूनिट होगा या सेकेराइड का यूनिट होगा। इसमें हम देखें तो फर्दर इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस। ठीक है, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं।
मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मतलब कि इसमें जस्ट एक ही यूनिट होगा कार्बोहाइड्रेट का, जैसे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसकी फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं या कीटोन्स ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। आगे हम देखें तो इसकी दो फैमिलीज होती हैं। मोनोसेकेराइड्स की दो फैमिलीज कौन कौन सी हैं, या तो वो एल्डोस फॉर्म में होगा होगा मोनोसेकेराइड, या फिर वो कीटोस फॉर्म में होगा, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ कि जो एल्डोस फॉर्म है उसमें क्या डिफरेंस है और कीटोस फॉर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आगे हम देखिए तो क्या है, द बैकबोन ऑफ कॉमन मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स आर अनब्रांच्ड कार्बन चेन्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कार्बन चेन्स होती हैं जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पूरी एक कार्बन चेन है जो कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंक होती हैं सारी कार्बन्स, ठीक है। और लेकिन इसमें एक क्या है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये जो है ना डबल बॉन्ड होता है ये जो हमारे पास है ना ये वाला ग्रुप, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, जिसमें जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये हमारे पास होता है कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, बाकी जो भी चेन है सब उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एल्डोज है और कीटोज है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर जो ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है ये एंड ऑफ कार्बन चेन पे प्रेजेंट होगा, जैसे अब यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है, या फिर स्टार्ट है या एंड है इसको आप कह लें। तो अगर हमारे पास एक पूरी चेन की एंड पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे एल्डोज, ठीक है, ये एल्डोज शुगर है। लेकिन अगर जो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो या ना तो स्टार्ट में है और ना ही वो एंड में है, वो किसी और पोजीशन पे है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कीटोज शुगर, ठीक है। ये इसमें मेजर डिफरेंस है। जस्ट आपने याद रखना है इसको कार्बोनाइल ग्रुप के जरिए। अगर वो होगा स्टार्ट पे या एंड पे तो उसको हम कहेंगे एल्डोस शुगर। अगर वो किसी और पोजीशन पे होगा, जैसे अब इसमें सेकंड नंबर पे है मतलब एंड पे नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कीटोस शुगर, ठीक हो गया। ये इसका मेजर डिफरेंस है। उसके बाद आगे हम देखें तो ये इसकी होगी सिंपल सी डेफिनेशन, इसकी दो फैमिलीज हमने पढ़ ली। आगे इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है मोनोसेकेराइड्स की इसके कार्बन एटम्स की बेस पे, वो कौन कौन सी हैं, ट्राईओजीज, ठीक है। ट्राईओजीज में क्या होगा, तीन कार्बन एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। जैसे अब ये देखें तो ये क्या है, ट्राईओज है, इसमें तीन कार्बन है, कार्बन 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है, ट्राईओज है। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है, ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अच्छा, अब ये जो हमारे पास तीन कार्बन हो, ठीक है, और अगर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो वन पे प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब या फिर एंड ऑफ चेन पे प्रेजेंट हो, तो वो क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास तीन कार्बन हो और जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कहाँ पे हो, किसी और पोजीशन पे हो, एंड ऑफ चेन पे ना हो, तो वो होती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। तो ये इसके आपने साथ में एग्जाम्पल कर लेनी है। उसके बाद टेट्रोजिस, टेट्रोजिस में चार कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है, एरिथ्रोज या फिर एरिथ्रुलोज, ठीक है। उसके बाद पेंटोजिस में क्या है, फाइव कार्बन एटम्स होंगे एक उसके मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है, राइबोस या फिर राइबुलोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो राइबोस है ये अल्डिहाइड ग्रुप में आ जाएगा और जो राइबुलोज है वो कीटोज शुगर में आ जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा इसकी दो फैमिलीज होती हैं मोनोसेकेराइड की, एल्डोज और कीटोज, तो इसमें दोनों की एग्जांपल दी हुई है। एक एल्डोज की एग्जांपल दी होती है, साथ में एक कीटोज की दी होती है, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या थी, एरिथ्रोज, ये एल्डोज शुगर है, और जो एरिथ्रोलोज है वो क्या है, कीटोज है, ठीक है। तो आपने दोनों एग्जांपल साथ कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हेक्सोजिस, हेक्सोजिस में क्या है, सिक्स कार्बन एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। इसकी भी दो फैमिलीज हैं, ग्लूकोज जो है वो एल्डोज शुगर में आ जाएगी और जो फ्रक्टोज है वो कीटोज शुगर में आ जाएगी, ठीक है। हैं ये दोनों ही हेक्सोजिस, मतलब कि सिक्स कार्बन एटम्स होंगे। तो ये इसकी सिंपल सी क्लासिफिकेशन थी। आगे हम देखें तो अब यहाँ पे ना स्ट्रक्चर बनाई हुई है, आपने जस्ट इनको देखना है, समझना है इसमें तो क्या 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 डिफरेंस है। जैसे कि पहले यहाँ पे बताया हुआ है एल्डोजिस के बारे में, ठीक है। जो एल्डोजिस था उसमें हमने पढ़ा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कहाँ पे होता है, एंड ऑफ कार्बन चेन पे होता है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे इन सब में क्या है, एल्डोजिस में क्या है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एंड ऑफ चेन पे है, ठीक है। इसमें भी एंड ऑफ चेन पे है, इसमें भी एंड ऑफ चेन पे है। जस्ट आपने इसमें डिफरेंस क्या याद रखना है कि थ्री कार्बन होगी तो क्या होगा, ट्राईओजिस, ठीक है। थ्री कार्बन में एग्जांपल दी हुई है इसकी ग्लिसरल्डिहाइड, ये हमने देख ली। इसके बाद फोर कार्बन में क्या है, ये फोर कार्बन की चेन है और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एंड ऑफ चेन पे है, तो ये एल्डोज है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या थी, एरिथ्रोज, ठीक है।
इसी तरह जो 5 कार्बन का जो थी इसकी, वो इसमें हमने पढ़ा पेंटोज, उसको हम कहते हैं, इसकी एग्जांपल थी राइबोज, ठीक है। उसके बाद 6 कार्बन जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, इसमें 6 कार्बन होती हैं, और जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एंड ऑफ चेन पे होता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, एल्डोजिस हैं। एल्डोजिस में क्या होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एंड ऑफ चेन पे होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो क्या बताया हुआ है कीटोसिस के बारे में। जो कीटोज है उसमें क्या था, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो किसी और पोजीशन पे होता है, एंड ऑफ चेन पे नहीं होता, ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 कार्बन अगर होंगी तो उसकी एग्जांपल क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें 3 कार्बन है और जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो किसी और पोजीशन पे है, मतलब सेकंड पोजीशन पे है। उसके बाद 4 कार्बन है तो उसमें एग्जांपल क्या होगी, एरिथ्रोलोज, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो सेंटर में है। उसके बाद 5 कार्बन वाली शुगर क्या है, राइबुलोज, ठीक है। 6 कार्बन वाली क्या है, फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस याद करना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज क्या थी, एल्डोज थी, लेकिन जो फ्रुक्टोज है वो क्या है, कीटोज है, ठीक है। मतलब इसमें डिफरेंस जो है वो जस्ट कार्बोनाइल ग्रुप का है। इसमें से काफी ज्यादा जो है ना एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो आपने इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। आपने इनके जो है ना ये कार्बोनाइल ग्रुप्स को याद करते हुए डिफरेंस याद करना है कि जो एल्डोज है वो कौन सी है और कीटोज कौन सी है, ठीक हो गया। ये हमने पढ़ ली, इसकी स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी इसको कर लिया। आगे हम देखें तो अब जो मोनोसेकेराइड्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ये आपने याद करनी है। सबसे पहले तो ये कलरलेस होती हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं। जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं। उसके बाद ये फ्रीली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है, बट इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। उसके बाद स्वीटिश टू टेस्ट, सारी बात है, शुगर है तो ये स्वीट फॉर्म में होंगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं इसकी। अब यहाँ पे इसका जो है ना एमसीक्यू आपने नोट करना है कि ये होती है मोनोसेकेराइड्स रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। रिड्यूसिंग इन नेचर में ये क्या आती है कि ऐसी शुगर जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है ना, उनको हम कहते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, ठीक है। या आपने इसका जो है डेफिनेशन भी याद कर लेनी है, और एमसीक्यू भी आ जाता है कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग इन नेचर क्यों होती हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये आपने याद करना है, इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी, कि ये जो हमारे पास शुगर्स होती है ना, ये दूसरी शुगर्स के साथ कंबाइन करके या ज्वाइन करके एक नया कंपाउंड बनाती हैं। अब इनमें जो लिंक क्रिएट होता है ना, जो बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगी, ये तो भी सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल है ना, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। अगर ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब वो मिलते हैं तो एक बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। उस बॉन्ड को, उस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मोनोसैकेराइड्स हैव एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। जो मोनोसैकेराइड्स हैं उसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन जरूर होती है। अब एसिमेट्रिक कार्बन कौन सी होती है, ऐसी कार्बन जिसके सराउंडिंग में या जिसके इर्द गिर्द 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं, ये क्या है हमारे पास, ये कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो इसकी एक साइड पे क्या है, हाइड्रोजन है, एक साइड पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक साइड पे ये डिफरेंट पूरा ग्रुप है, और एक साइड पे ये और ग्रुप है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे इसमें इस कार्बन के चारों साइड पे डिफरेंट ग्रुप से अटैच हैं। ये नहीं कि कोई सेम हो गया, जैसे अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता, दोनों सेम हो जाते, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन ना होती, ठीक है। तो ऐसी कार्बन जिसकी सराउंडिंग्स में 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स अटैच होते हैं ना, ये 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ग्लिसरल्डिहाइड, ये हमने पढ़ ली, ठीक है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी मोनोसेकेराइड्स की, ठीक हो गया। उसके बाद आगे कुछ और डेफिनेशंस हैं, ये हम देखते हैं। इसमें से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि जो आइसोमर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, स्टीरो आइसोमर्स किनको कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखें इसकी डेफिनेशन, स्टीरो आइसोमर्स आर द मॉलिक्यूल्स विद सेम केमिकल बॉन्ड्स बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। अब आइसोमर्स का आपने पहले पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, ऐसे ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें जो इनके बॉन्ड्स है ना वो तो सेम होते हैं, मतलब कि जो पूरा स्ट्रक्चर है ना उसमें जो एटम्स हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो एटम्स की अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट हो सकती है, तो उनको हम कहते हैं आइसोमर्स, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये क्या है हमारे पास, डी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और दो डेफिनेशंस हैं। जो आइसोमर्स है ना वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डी आइसोमर, एक होता है एल आइसोमर, ठीक है। अब डी और एल में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देती हूँ, कि जो डी आइसोमर होगा ना उसमें जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो होगा
राइट साइड पे, ठीक है। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पे होगा, राइट साइड पे होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा। लेकिन जो एल फॉर्म होती है, एल आइसोमर होता है, उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द रेफरेंस कार्बन इज ऑन द राइट साइड, ठीक है, तो शुगर कौन सी होगी, डी आइसोमर होगी, ठीक है, या डी शुगर होगी। इसी तरह अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारे पास होगा लेफ्ट साइड पे, तो उसको हम कहेंगे एल आइसोमर, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंस है। आइसोमर किसको कहते हैं, इसके आगे कौन कौन सी दो फॉर्म्स होती हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म, ठीक है। क्योंकि अब ये जो स्ट्रक्चर पूरा है वो किसका है, डी सॉरी ग्लिसरल्डिहाइड का, क्योंकि इसमें तीन शुगर्स होती हैं ग्लिसरल्डिहाइड में। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, और ये कार्बन 3 है, ठीक है। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड है। अब ये डी क्यों है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड पे है। बाकी इसका स्ट्रक्चर पूरा सेम है, पूरे इसके जो एटम्स हैं वो से सिमिलर है, किसी में ज्यादा कम नहीं है, ठीक है। जस्ट इसकी जो पोजीशन है, जो अरेंजमेंट है एटम्स की, वो चेंज है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है, अच्छा ये हो गया आइसोमर्स की डेफिनेशन, इसके आगे दो फॉर्म्स। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं, इनमें इसमें क्या डिफरेंस है आइसोमर्स में और एपीमर्स में। एपीमर्स क्या है, टू शुगर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड वन कार्बन एटम, ठीक है। जिसमें एक सिंगल कार्बन एटम पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होती है एटम्स की, ठीक है, उसको हम कहते हैं एपीमर्स हैं दोनों आपस में। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास क्या है, डी मेनोज शुगर है, और ये है डी ग्लूकोज, ठीक है। अब ये दोनों आपस में एपीमर्स कैसे हैं, ठीक है, ये आपने अब देखना है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन ये मॉलिक्यूल है, कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें कार्बन 2 पे क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड पे है, और जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो लेफ्ट साइड, सॉरी, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे है, और जो हाइड्रोजन है वो राइट साइड पे है, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे पास इसका एपीमर होगा ना डी ग्लूकोज का, वो उसी कार्बन पे जो है उसकी जो पोजीशन दोनों की है वो अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, दोनों डिफर कर जाएंगे। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे कार्बन 2 पे क्या है, जो हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड पे आ गया है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड पे आ गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक कार्बन पे जो इनके एटम्स की अरेंजमेंट है, वो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एपीमर्स, ठीक हो गया। तो अब ये जो डी ग्लूकोज और डी मेनोज है, ये क्या है, इसमें कार्बन 2 पे जो इनकी अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो रही है। इसी तरह अगर जो हम देखें डी ग्लूकोज और डी गलेक्टोज, ठीक है, अब ये दोनों आपस में कैसे जो है वो एपीमर्स हैं। अब इसमें क्या है, कार्बन 2 पे है, ठीक है। तो अब आपने क्या, ये हमने देखा कार्बन 2 के बारे में। अब हम देखते हैं डी ग्लैक्टोज का और डी ग्लूकोज का आपस में कैसे ये लिंक होता है एपीमर्स की फॉर्म में। तो इसमें क्या है, कार्बन 4 पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो लेफ्ट साइड पे है, और जो हाइड्रोक्सिल है वो राइट साइड पे है। लेकिन जो डी ग्लैक्टोज है उसमें ऑपोजिट हो गया है, वो डिफर कर रहा है, ठीक है। कार्बन 4 पे जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जो अरेंजमेंट है एटम्स की, वो चेंज हो गई है, ऑपोजिट हो गई है। तो इसलिए ये दोनों क्या है, आपस में एपीमर्स हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब ये पूछ भी सकते हैं कि जो डी ग्लूकोज हैं और डी ग्लेक्टोज हैं, अगर वो एपीमर्स हैं तो वो किस पोजीशन पे उनकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज है, डिफर कर रही है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स में भी लिखा हुआ है, जो डी ग्लूकोज और डी मेनोज हैं उसमें कार्बन 2 पे उनकी डिफरेंस आ रहा है, और जो डी ग्लेक्टोज और डी ग्लूकोज है उनमें कार्बन 4 पे जो उनकी अरेंजमेंट है, जो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एपीमर्स, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आगे हम देखें तो ये हम पढ़ रहे थे मोनोसेकेराइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ना ये पेज नंबर हमारा क्या था, 49, ठीक है। 49 के बाद आना चाहिए 50, ठीक है। तो ये पेज मिसिंग हो गया था यहाँ से, मैं आपको अब यहाँ से करवाती हूँ, इसकी मैंने अलग से पीडीएफ बनाई थी। पेज 50 ये वाला, ठीक है। हम पढ़े थे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने दो पढ़ ली कि एक तो ये होती है रिड्यूसिंग शुगर्स, दूसरी हमने कहा इसमें एक एसिमेट्री कार्बन होती है। आगे इसमें जो है ना हमने पढ़ ली डेफिनेशंस कुछ दी हुई थी आइसोमर्स की, एपीमर्स की विद एग्जांपल्स। उसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है मोनोसेकेराइड्स की, कि जब हम इनको डालते हैं ना सॉल्यूशंस में, ठीक है, जो मोनोसेकेराइड्स हैं अगर इनको एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर देखें तो ये रिंग फॉर्म जो है उस ये रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होती है इन एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। अब जो रिंग फॉर्म्स है वो दो टाइप्स की हो सकती हैं, या तो वो होंगी पायरानोज और या फिर वो होंगी फ्यूरानोज, ठीक है। अच्छा अब रिंग फॉर्म ये कब होती है, जब इसमें 5 और मोर कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। जब मोनोसेकेराइड्स के अंदर 5 या 5 से ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे तब वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर। अब रिंग फॉर्म्स हमने पढ़ी दो तरह की हैं, पायरानोज और
फ्यूरानोज, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, पायरानोज रिंग जो है वो होती है हेक्सागोनल, ठीक है। मतलब इसमें जो है वो 6 कॉर्नर्स होंगे, इसके 5 जो है वो कार्बन एटम्स होंगे और एक होगा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। जो इसकी रिंग है उसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोपायरानोज, ये एग्जांपल किसकी है, पायरानोज की है। मतलब इसमें हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और 5 कार्बन होंगी, ठीक है। इसकी रिंग के अंदर आपने देखना है, टोटल कार्बन नहीं देखनी, टोटल तो इसमें 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन ये वाली है, लेकिन आपने देखना है रिंग के अंदर, ये जो रिंग है इसमें 5 कार्बन होंगी और एक होगी ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास फ्यूरानोज है ना, उसमें क्या है, वो होती है पेंटागोनल, ठीक है। पेंटागोनल मतलब कि इसमें जो है वो एक होगी ऑक्सीजन और 4 होंगी कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन, 4 होंगी रिंग के अंदर, और टोटल कितनी है, 6 कार्बन है, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट रिंग के अंदर देखनी है कितनी कार्बन आ रही हैं। दोनों में ऑक्सीजन तो एक होगी, बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ऑक्सीजन का आ रहा है, सॉरी कार्बन का आ रहा है, कि इसमें कार्बन होगी 5 और इसमें होंगी 4, ठीक है। बाकी इसके आगे दो फॉर्म्स हैं जैसे हमने पढ़ी थी पीछे। तो इसके भी आप देखते हैं कि उसमें देखा था हमने आइसोमर्स के बारे में, एपीमर्स के बारे में, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं एनोमर्स के बारे में, ठीक है, कि एनोमर्स किसको हम कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे पास साइक्लिक फॉर्म है वो कब बनती है, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, पायरानोज और फ्यूरानोज, ठीक है। अब ये जो हमारे पास दो फॉर्म्स है ना, इसकी भी आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है अल्फा टाइप, ठीक है, एक होती है बीटा टाइप, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, अल्फा में क्या डिफरेंस है और बीटा में क्या डिफरेंस है, जैसे कि अब आपको शो हो रहा होगा कि ये जो हमारे पास पायरानोज है, ग्लूकोपायरानोज, ठीक है, इसको हम अल्फा क्यों कह रही हैं, क्योंकि इसकी कार्बन 1 पे क्या है कि जो हाइड्रोजन है ना वो अपर साइड पे है और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लोअर साइड पे है, ठीक है। तो ये क्या होगी, अल्फा फॉर्म होगी, पायरानोज की अल्फा फॉर्म होती है जिसमें जो हाइड्रोजन है वो अपर साइड पे है और जो हाइड्रोक्सिल है वो लोअर साइड पे है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है, बाकी सारी रिंग जो है वो सेम टू सेम वैसी होगी। और जबकि बीटा जो है उसमें क्या होगा कि इसकी ऑपोजिट हो जाएगा, जो कार्बन 1 है उस पे जो हाइड्रोजन पहले ऊपर था वो नीचे आ जाएगा और जो हाइड्रोक्सिल नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास इस फॉर्म में होती है इसकी कार्बन 1 पे पोजीशन, तो उसको हम कहेंगे बीटा पायरानोज, अगर वो हमारे पास इस फॉर्म में होती है तो उसको हम कहेंगे अल्फा पायरानोज, ठीक है। तो ये जस्ट आपने इसका डिफरेंस याद करना है। अब इन दोनों को हम कहते हैं एनोमर्स, ठीक है। मतलब कि इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है, जो हमारे पास कार्बन 1 है, उस पे डिफरेंस आ रहा है इसकी पोजीशन का, इसकी अरेंजमेंट का, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एनोमर्स। एनोमर्स जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इसकी फर्दर आगे केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ ली। बाकी आगे दी हुई है फ्यूरानोस के बारे में, ये मैंने आपको बता दिया, फ्यूरानोस में जो है वो 4 कार्बन होती है रिंग के अंदर और एक ऑक्सीजन होती है। इसी तरह जैसे हमने पढ़ा इसकी भी दो फॉर्म्स हैं अल्फा और बीटा, तो इसकी भी दो फॉर्म्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास कार्बन 2 है, ठीक है, जो कार्बन 2 है, कार्बन 1 तो ये वाली है ना, कार्बन 2 पे जो है इसकी अरेंजमेंट जो है वो अपोजिट हो जाती है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लोअर साइड पे है तो वो अल्फा फॉर्म आ जाएगी, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अपर साइड पे है तो वो बीटा जो है वो उसको बीटा फॉर्म कहेंगे, ठीक है। बाकी चेन जो है बिल्कुल सेम रहती है। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या थी, सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे हम देखें इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं मोनोसेकेराइड्स के। तो ये आपने याद करने इसके इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम देखें जो ट्राईओसिस हैं, ट्राईओसिस हमने देखा जिसमें 3 कार्बन होती हैं, ठीक है। ट्राईओसिस में क्या है, सच एज ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। और पेंटोसिस जिसमें 5 कार्बन होती हैं जैसे कि राइबुलोज है। ये दोनों जो है वो हमारे कहाँ पे किस में बनते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये बनती हैं, ठीक है, दोनों ये शुगर्स। उसके बाद ग्लूकोज आपको पता है मेजर एनर्जी सोर्स होता है हमारी बॉडी का, ये एक इसका मेजर फंक्शन है। उसके बाद जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं जैसे कि राइबोस और डीऑक्सी, ये हमारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आगे फर्दर इनसे डाइसैकेराइड्स बनते हैं और पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड से ही आपको पता है आगे डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बनते हैं। उसके बाद जो ग्लूकोज है वो कहाँ पे यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ फैट्स में और अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। तो ये इसके मेजर फंक्शंस होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। ये हमारी कंप्लीट होगी एक कैटेगरी जो कि हमने स्टार्ट की थी इसकी, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से हम देखते हैं जो हमने इसका फ्लो चार्ट देखा था ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा भी एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया, फंक्शंस भी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी, स्ट्रक्चर भी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। अब ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो कैसे बनते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, अब ये हम देखते हैं डिटेल में आगे, ठीक है। तो ये भी इसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
सॉरी ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम करते हैं इसको डिफाइन। ओलिगोसेकेराइड्स की कंपोजिशन क्या है? दीज आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ 2 to 6 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसमें हमने देखा था मोनोसेकेराइड्स में कि जस्ट एक यूनिट होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स हैं उसमें 2 to 6 मोनोसेकेराइड जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं, तो तब क्या बनते हैं? ओलिगोसेकेराइड्स बनते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड के थ्रू वो लिंक होते हैं। वो कौन सा बॉन्ड था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया है, द मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, जैसे कि अब ये हमारे पास क्या है? एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है। और ये भी क्या है? एक मोनोसेकेराइड है। तो ये क्या हो गया? दो हो गए ना। दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इन दोनों में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। वो जो शुगर बनेगी उसको हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड, ठीक है, सिंपल। तो अब आपने क्या करना है? इस पूरे रिएक्शन को कैसे याद करना है? ये क्या था? इन दोनों को हमने ऐड किया और इसमें हाइड्रोलिसिस हुई, ठीक है। मतलब कि जो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हुआ, ठीक है। अब इसमें से आप ले लें एच ले लें, ठीक है। इधर से आप ले लें ओ एच, ठीक है। तो ये क्या बन गया? वाटर बन गया। बाकी इसमें क्या रह गया? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगी कार्बन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये बॉन्ड डिवेल्प हो गया, ठीक हो गया। तो ये जब एक बॉन्ड बनेगा दोनों मॉलिक्यूल्स में, दोनों एक नया नया मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसको हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। और इस ओलिगोसेकेराइड का नाम क्या होगा? माल्टोज, ठीक है। जब हमारे पास एक डी ग्लूकोज और एक और डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन होती हैं, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जब आपस में मिलती हैं तो कौन सी शुगर बनती है? माल्टोज, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। आगे ये यहाँ पे इसकी थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया हुआ था कि ये कैसे बोन क्रिएट होता है, कैसे आगे न्यू शुगर डिवेल्प होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, जो H2O है मॉलिक्यूल वो रिलीज होता है और वहाँ पे एक बोन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आपस में दोनों शुगर के दरमियान में एक लिंक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें तो अब ये जो बॉन्ड बना बताया हुआ है इसको हम डिफाइन करते हैं। एज दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन 1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड कार्बन 4 ऑफ द अदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास क्या थी? कार्बन 1, ठीक है। कार्बन 1, उसके बाद ये 2 कार्बन है, उसके बाद ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब आप नोट करें इस जो मालिक्यूल का जो कार्बन 1 है यहाँ से बॉन्ड बना है और इसका जो कार्बन 6 है, ठीक है, 4 है, ठीक है। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है और ये कार्बन 4 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें कार्बन 1 और कार्बन 4 इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और कार्बन टू कार्बन एक बॉन्ड डिवेल्प हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। मतलब कार्बन 1 और कार्बन 4 से निकला 1,4। यहाँ से आप देखें तो इट इज कॉल्ड 1,4 and orientation is alpha, so it is called alpha 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अल्फा क्यों था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अल्फा में क्या होता है कि जो एच है वो ऊपर होता है और जो ओ एच है वो नीचे होता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास अल्फा की फॉर्म में अल्फा वाली जो कार्बन थी वो बॉन्ड बना रही है इसके साथ, तो इस तरह इसका क्या नाम है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपने बता देना है कि जब हमारे पास एक जो मोनोसेकेराइड है या एक शुगर है उसका कार्बन 1 और दूसरा जो हमारे पास मोनोसेकेराइड यूनिट है या दूसरी शुगर है उसका कार्बन 4 जब आपस में लिंक बनाते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और हमारे पास हाइड्रोलिसिस होती है, H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो उसके बाद जो एक बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो ओलिगोसेकेराइड्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है? इसमें आती है डाइसेकेराइड, ठीक है, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमने ऊपर देख लिया, इसमें दो ही थे, तो ये किसकी एग्जांपल है? डाइसेकेराइड की एग्जांपल है, ठीक है, जिसपे दो मिलके एक बनाते हैं, 2 मोनोसेकेराइड्स पर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या है? ट्राइसेकेराइड्स। ट्राई में क्या होंगे? 3 मॉलिक्यूल्स होंगे मोनोसेकेराइड्स के। और इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे कि है रेफिनोज, ठीक है। जो रेफिनोज है वो किससे बनता है? 3 मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं इसमें? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ठीक है। जब ये तीनों मिलते हैं आपस में बॉन्ड के थ्रू तो क्या बनती है? रेफिनोज बनती है, जो कि क्या है? ट्राइसेकेराइड है। उसके बाद आगे हम देखें तो इसकी जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे दी हुई है। थर्ड पे क्या आ जाती है इसकी? टेट्रासेकेराइड। टेट्रा में 4 आ जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है? स्टैकायोज, ठीक है।
उसके बाद पेंटासेकेराइड्स है, पेंटा में 5 आ जाएंगे, 5 मोनोसेकेराइड्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, वर्बेस्कोस, ठीक है। वर्बेस्कोस में 5 मॉलिक्यूल्स मिलके एक पूरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास क्या थी एग्जांपल्स। आगे हम देखें तो अब सबको ना वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि डाइसेकेराइड्स हैं, ठीक है। अब जो डाइसेकेराइड्स हैं ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होती है ओलिगोसेकेराइड्स की, जिसको हम कहते हैं डबल शुगर्स, ठीक है। डाई मीन टू, आपको पता है, तो इसको हम कहेंगे डबल शुगर्स, जो कि कैसे बनती हैं, बाय ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोसेकेराइड्स बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है इसमें ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। इसकी ना फर्दर क्या क्या एग्जांपल्स हैं, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, ठीक है। अब आपने ये करना है, इसमें जो माल्टोज है इसका दूसरा नाम क्या है, सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है, और लैक्टोज का दूसरा नाम क्या है, इनके आपने नेम्स याद करने हैं, कॉमन नेम्स। और दूसरा आपने ये याद करना है कि इसमें कौन से दो मालिक्यूल्स मिलते हैं तो ये माल्टोज बनती है, ठीक है। माल्टोज तो हमने देख लिया कि दो ग्लूकोज मालिक्यूल्स थे वो आपस में कंबाइन हुए तो क्या बन गई, माल्टोज बन गई, ठीक है। इसमें टू ग्लूकोज मालिक्यूल्स बनते हैं बाय द अल्फा 1,4 लिंकेज, ये आपको मैंने डिटेल में बता दिया। उसके बाद जो सुक्रोज है ना, सुक्रोज में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो, इसमें थे ना दो ग्लूकोज मालिक्यूल्स, लेकिन इसमें क्या है, ग्लूकोज मालिक्यूल एक होता है और एक होता है फ्रुक्टोज, ठीक है। जब फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिलते हैं बाय अल्फा 1,2, ठीक है, इसमें अल्फा 1,4 था, मतलब कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान बॉन्ड था, लेकिन जो सुक्रोज है उसमें क्या बनता है, कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान में बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू इसमें ये जो बॉन्ड है वो डेवलप होता है। और ये हमारे पास क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ये आपने इस केमिस्ट्री को लिख लेना है कि जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसका दूसरा नाम क्या है, केन शुगर, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास क्या थी, ग्लूकोज, ठीक है, जिसमें 6 कार्बन होती हैं, और ये क्या है, फ्रुक्टोज, जिसमें होती तो 6 कार्बन है, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो इस तरह से अब ये कार्बन 1 था, ठीक है, और ये क्या है, 1,2, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 और 2, तो इसमें कार्बन 2 और कार्बन 1 के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। उसके बाद जो लैक्टोज है इसको हम कहते हैं मिल्क शुगर, और इसमें कौन से दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो ग्लूकोज होता है और दूसरा कौन सा होता है, ग्लैक्टोज, ठीक है। एक ग्लूकोज है और एक ग्लैक्टोज है, इसमें भी क्या है कि हमारे पास 1,4 लिंकेज होता है, लेकिन इसमें होता है बीटा 1,4, ठीक है। इसमें क्या था, अल्फा 1,4 था, लेकिन ये था अल्फा लिंकेज माल्टोज में। इसमें से कितने ज्यादा एमसीक्यूज बन रहे हैं ये आपने नोट करने हैं और इसको हाईलाइट भी कर लेना है। उसके बाद लैक्टोज में है बीटा 1,4, मतलब इसमें बीटा जो है ना, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर जो एच एटम है अगर वो अपर साइड पे होगा तो तब उसको हम कहेंगे अल्फा फॉर्म है, लेकिन इसमें जो एच है वो नीचे वाली साइड पे है तो ये बीटा फॉर्म है, ठीक है, शुगर की बीटा फॉर्म है। तो जो बॉन्ड बनेगा वो बीटा ही होगा, ठीक है, बीटा 1,4 लिंकेज है। तो ये हमारे पास थी इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड की, सॉरी डाइसेकेराइड की, ठीक है। इसमें माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज आ गए थे। आगे हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये स्वीट होती हैं, उसके बाद डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है। बाकी ये भी हाइड्रोलाइज हो जाती हैं जब इसको वाटर में डालते हैं। उसके बाद माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, और हमने देखा जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। आगे इनके फंक्शंस क्या क्या हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उसके बाद दे एक्ट एज रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, मतलब ये स्टोर फॉर्म में भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और या फिर जिसको हम स्टोर फॉर्म में बाई से भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे शुगर केन है, इसमें सुक्रोज होती है और शुगर बीट में भी सुक्रोज होती है। उसके बाद क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है, अटैच टू सेल मेम्ब्रेन एंड हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब इसका सेल के अंदर भी मेजर रोल होता है, सेल सेल मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होती हैं, ठीक है। और फर्दर इनके फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। तो ये क्या थे इसके फंक्शंस, और ये हमारी कंप्लीट होगी सेकंड कैटेगरी उसकी। मोनोसेकेराइड्स हमने पढ़ ली है, उसके बाद हमने पढ़े ओलिगोसेकेराइड्स, अब हम पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। पॉली मीन मैनी, ठीक है, सेकेराइड्स मीन शुगर, ठीक है। तो ये इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल शुगर यूनिट्स होते हैं, क्या है, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसमें मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होंगे मोनोसेकेराइड्स के, जब वो आपस में मिलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो एक फर्दर जो है वो लॉन्ग चेन डेवलप हो जाएगी जिसको हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, या तो वो लीनियर हो सकती हैं, ठीक है, एक लंबी चेन हो सकती है, या फिर ब्रांच्ड होती है, ठीक है, मतलब इसमें ब्रांचेस भी क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। तो ये इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। आगे हम देखें तो इसकी भी 2 टाइप्स हैं,
होमोपोलिसैकेराइड है और हिट्रोपोलिसैकेराइड है, ठीक है। होमो मीन सेम और हिट्रो मीन डिफरेंट, ठीक है। अगर हमारे पास सेम मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एक लंबी चेन बन रही है, उसको हम कहेंगे होमोपोलिसैकेराइड, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है कि जो हमारे पास जो मोनोमर्स हैं, जो मोनोसेकेराइड्स हैं, वो एक ही टाइप के होते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं, जैसे अब ये देखें, तीनों ये चारों क्या है, आपस में कंबाइन हो गई हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू और एक लंबी चेन बन रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है स्टार्च की, ठीक है। तो इसमें आपने एग्जांपल याद करनी है, तीन एग्जांपल है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ठीक है। अब स्टार्च की भी आगे दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है अमाइलोज फॉर्म और एक होती है अमाइलोपेक्टिन फॉर्म, ठीक है। जो अमाइलोज है वो सिंगल चेन है, मतलब लीनियर फॉर्म में होती है, और जो अमाइलोपेक्टिन है ना वो ब्रांच्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। ये जस्ट आपने डिफरेंस याद करना है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो भी इसकी एग्जांपल है हमारे पास होमोपोलिसैकेराइड की, ठीक है। उसके बाद सेलुलोज है, ये भी हमारे पास क्या है, होमोपोलिसैकेराइड है, और इसमें भी आपने बॉन्ड याद रखना है कि इसमें कौन सा होता है, बीटा 1,4 होता है, और ग्लाइकोजन में अल्फा 1,4 है, ठीक है, और स्टार्च में अल्फा 1,4 है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनमें से बॉन्ड याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो लिंक होता है वो आपने याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि कौन सी जो है वो ब्रांच्ड होती है, कौन सी लीनियर है और कौन सी अनब्रांच्ड है। ये जस्ट आपने एमसीक्यूज याद रखने हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या है पॉलीसेकेराइड की, हिट्रोपोलीसेकेराइड, ठीक है। इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के जो मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलेंगे बॉन्ड के थ्रू, और क्या बनेगा, हिट्रोपोलीसेकेराइड का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं, म्यूकोपोलीसेकेराइड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, काइटिन है, ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकीन है। तो ये क्या है, सारी हिट्रोपोलीसेकेराइड्स हैं, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं वो कंबाइन करेंगे डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू, और जो है वो एक पूरा मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है, इसकी एग्जांपल क्या आ जाती हैं, इसमें आता है हाइड्रोनिक एसिड, हेपेरिन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ठीक है। ये जस्ट आपने नाम याद करने हैं। उसके बाद जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इसमें क्या आ जाते हैं, हमारे जो भी ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस हैं, ब्लड ग्रुप A B, ठीक है। उसके बाद RH एंटीजन्स हैं, जो हमारे इरिथ्रोसाइट्स पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे RBCs पे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, मतलब सारे हिट्रोपोलीसैकेराइड्स हैं। उसके बाद काइटन, ये आपको पता है कि जो इंसेक्ट्स की होता है स्केलेटन, उसमें प्रेजेंट होती है, तो इसमें भी क्या है, हीट्रोपोलीसेकेराइड होता है। उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकिन, जो कि बैक्टीरिया और एल्गी की सेल वॉल में होती है, वो भी किससे बनी होती है, हीट्रोपोलीसेकेराइड से बनी होती है, ठीक है। तो ये इसकी सारी एग्जांपल्स हैं। आगे ये जस्ट आपने इसको देख लेना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है हाइलुरोनिक एसिड का, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये हमने पढ़ा, हेपरीन पढ़ी हमने, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये जस्ट आपने देखना है कि यहाँ से कुछ जो है ना वो आपको बनाने के लिए देना दें, ठीक है। तो ये हमारा था इसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरी इसकी क्लासिफिकेशन। आगे इसके फंक्शंस देखें तो वही सेम है कि ये हमारे पास एनर्जी सोर्स होते हैं, ठीक है। बाकी हमने साथ साथ पढ़ लिया कि जो काइटिन है वो आपको पता है कहाँ पे होता है, इंसेक्ट्स की स्केलेटन में होते हैं, जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन और स्टार्च, ये आपको पता है कि स्टोर फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिट्रोपोलीसेकेराइड लाइक हेपेरिन। हेपरिन आपको पता है कि जो एंटीकोगुलेंट है, मतलब कि क्लोटिंग को प्रिवेंट करती है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो इसका भी मेजर रोल होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना पूरा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद करना है, पहले हमने इसकी पढ़ी डेफिनेशन, उसके बाद हमने इसको क्लासीफाई किया, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। उसके बाद आपने साथ साथ एग्जांपल्स करनी है, इसको मिक्स नहीं करना, ये इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आ जाते हैं। बाकी मैं आपको दिखा दूं, इसकी जो दूसरी बुक है फाइक अहमद की, वहां से कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर आपको नजर आ रही हैं तो आपने वो भी कर लेनी है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखें तो पहले इसको डिफाइन किया हुआ है, जैसे हमने उधर पढ़ा था, डेफिनेशन है, बाकी इसकी क्लासिफिकेशन वही सेम दी हुई है, एल्डोज कीटोज, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि इसका ये फ्लो चार्ट आपने अच्छे से करना, चाहे तो आप यहाँ से कर लें चाहे आप वहाँ से कर लें, ठीक है, जहाँ से आपको इजी लगता है। उसके बाद ये हमने डिटेल में पढ़ी, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन फर्दर, कीटोस कौन सी है, एल्डोस कौन सी है, ठीक है, एपीमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। बाकी आपने ये जो इसके सेकंड नेम है वो आपने लाजमी याद करने हैं, ठीक है, कि मिल्क शुगर किसको कहते हैं, केन शुगर किसको कहते हैं, फ्रूट शुगर किसको कहते हैं। और इसके अलावा अच्छा एक और बात, ये जो इसमें टेबल्स है ना, ये वाले सॉरी बॉक्सेस, ये आपने अच्छे से रीड करने हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि इसमें से ना एसक्यूज आ जाते हैं। ये आपने फाइक अहमद की बुक से जस्ट जो टेबल्स और बॉक्सेस हैं वो आपने रीड करने हैं, बाकी सारा जो कंटेंट है वो सेम ही है।
चाहे तो आप उस बुक से कर लें जो मैंने आपको करवाई है अभी गुरप्रीत कौर की, और चाहे तो आप यहाँ से कर लें, ठीक है, जहाँ से आपको इजी लगता है। बाकी ये जो डिफरेंस है ये आपने यहाँ से कर लेना है, स्टार्च और ग्लाइकोजन का, ठीक है। ये दोनों हमारे पास होमोपोलीसेकेराइड थी, और ये हमने पढ़ा था कि एक जो है वो उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। और इसकी जो है ग्लाइकोजन जो है उसकी हमारे पास सिर्फ ब्रांच्ड फॉर्म होती है, इसमें कोई लीनियर फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। उसके बाद एक और यहाँ पे टेबल होगा, ये जो बॉक्सेस है ना बस आपने यहाँ से अच्छे से करने हैं, बाकी इसमें तकरीबन सेम ही चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसको मैं आपको कंटेंट से दिखाऊं, तो ये इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसका मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस तरह से बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं, कौन कौन से जो बॉडी में साइकिल्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे सारा नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ आपको समझ ना आए तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।